नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संजीव की समीक्षा एपिसोड 12 में। एक बार फिर से विश्व और भारत के आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। आज विश्व में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 2.5 मिलियन तक पहुंच गई है, यानी कि 25,05,000 से के आसपास। और मरने वालों की जो संख्या है मित्रों, वो करीब 1,72,500 है। इसमें विश्व शक्ति अमेरिका के हालात जस के तस बने हुए हैं। वहाँ कल भी करीब 17-18 हज़ार नए लोग संक्रमित मिले हैं और मृत्यु भी करीब 42-43 हज़ार के आसपास है। इसमें रूस बहुत तेज़ी से इस दौड़ में आगे बढ़ रहा है। रूस में टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 52,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। वहाँ भी रोज़ तकरीबन 5,500-6,000 नए केसेस मिल रहे हैं। लेकिन रूस के संबंध में एक अच्छी बात यह है कि वहाँ मरने वालों की संख्या बहुत कम है, वह 500 से भी कम है। तो और वैश्विक परिवेश पर आप सब लोग नज़र बनाए हुए होंगे। काफ़ी तेज़ी से वैश्विक परिवेश बढ़ रहे हैं। पूरा विश्व चीन को लेकर परेशान है। आरोप प्रत्यारोप का क्रम जारी है। हम वैश्विक परिवेश को लेकर एक गंभीर चर्चा करेंगे, वो मैं अपने आने वाले अगले एपिसोड में करूंगा। उसमें हम भारत की भी बात करेंगे और एक पूरी परिचर्चा हम करेंगे कि भारत इन बदलते हालात में भारत ने क्या गलतियां की और आगे उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम इस लड़ाई को थोड़ा आसान और अच्छा बना सकते हैं। ये हम परिचर्चा अपने अगले एपिसोड में करेंगे। अब हम भारत के फिगर्स की अगर चर्चा करें तो दोस्तों, यह भी हालात आज बड़े गंभीर हैं। आज करीब 1500 नए संक्रमित लोग इस लिस्ट में जुड़ गए हैं। हालांकि ये जो लिस्ट है ये करीब 9 साढ़े 9 बजे पूरी तरीके से अपडेट होगी, लेकिन अब तक की जो फिगर है वो करीब 19,961 टोटल संक्रमित लोगों की संख्या भारत में हो गई है। और यदि आप देखें कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की जो टीम आकर आपको ब्रीफिंग देती है, वो बार बार इसी बात पर तवज्जो दे रही है। आज भी उन्होंने वही बताया कि किस तरीके से भारत में जो डबलिंग रेट है वो कम है। तो मैं आपको बता दूं कि आज तक की स्क्रीन पे ठीक 10 अप्रैल को इसी समय के दौरान मैंने जो फिगर देखी थी वो थी 6,800। ये 10 अप्रैल की बात है। तो अगर उसके हिसाब से हम देखें तो अगले 10 दिन में, यानी कि आज की तारीख तक, जो भारत में कुल संख्या है वो 20,000 पहुंच गई है। यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना हम लोग संक्रमितों की संख्या भारत में होगी। और भारत में परिस्थितियां कमोबेश बिल्कुल अलग है। अगर आप देखें तो यहाँ टेस्ट टेक्निक के ऊपर ही सवाल उठ गए। स्वयं ICMR ने इस बात को बताया कि रैपिड टेस्ट जो हो रहे हैं, राजस्थान सरकार ने तो साफ साफ कह दिया कि रैपिड टेस्ट का जो सक्सेस रेट है वो 5.4% है। यानी कि अगर हम 100 टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 5 व्यक्तियों के टेस्ट ही पॉजिटिव या टेस्ट ऐसे निकल रहे हैं जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, बाकी सब टेस्ट गलत निकल रहे। तो ICMR ने तो खुद ही कह दिया कि अगले 2 दिन तक रैपिड टेस्ट ना किए जाए। तो खैर, बहुत सारी अवस्थाएं हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे अगले एपिसोड में। तो भारत में भी परिस्थितियां गंभीर हैं। लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अगर आप भारत के प्रवेश की बात करें तो देखिए, आपने 2 खबरें सुनी होंगी। केंद्र सरकार ने एक विशेष, गृह मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है कि हम एक विशेष टीम कुछ राज्यों के कुछ जिलों में भेज रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि उन जिलों में वहाँ की राज्य सरकारें बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। तो हम अपने पर्यवेक्षक वहाँ भेज रहे हैं, हम अपने देखने वाले वहाँ भेज रहे हैं, जो जाके निरीक्षण करेंगे और केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट देंगे। इसमें सबसे अधिक जो जिले लिए गए वो मित्रों पश्चिम बंगाल के हैं। और केंद्र सरकार ने केरल पर भी आरोप लगाया कि केरल सरकार ने जिस तरीके से लॉकडाउन में जो छूट दी है वह ठीक नहीं है। तो केरल और पश्चिम बंगाल को विशेषतर टारगेट किया गया है। अब जो पश्चिम बंगाल में जिन डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने पर्यवेक्षक भेजने की बात करी है वो आप सुन लें। वो है कलकत्ता, हावड़ा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, 24 परगना, जलपाईगुड़ी और मिदनीपुर। इन डिस्ट्रिक्ट में केंद्र सरकार अपने पर्यवेक्षक भेजना चाहती है। इसका कड़ा विरोध ममता सरकार ने किया है और उन्होंने बताया कि यदि आप यहां पर लोग भेज रहे तो आप उन डिस्ट्रिक्ट में, सरकार का कहना है कि इन जिलों में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, वहां की राज्य सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप सत्य देखें तो वो कुछ और है। मैं फरीदाबाद, हरियाणा के जिलों की बात करूंगा तो यहाँ फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल 3 ऐसे जिले हैं जहां लगातार संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, और यह संख्या 30 से भी ऊपर है। और ऐसे देश के तमाम जिले हैं जहां संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा भी है।
तो सरकार वहां पर्यवेक्षक क्यों नहीं भेज रही? ये तो दिल्ली से एकदम बाजू में है, अगर आप हरियाणा की बात करें तो यहाँ सरकार पर्यवेक्षक क्यों नहीं भेजती? अब जिन डिस्ट्रिक्ट में सरकार पश्चिम बंगाल में पर्यवेक्षक भेज रही है, आपको मैं उनका भी हाल बता देता हूँ। कलकत्ता में जो टोटल संक्रमितों की संख्या आज की लेटेस्ट में बता रहा हूँ वो है 11, हावड़ा में 1 केस है, दार्जिलिंग में अभी तक कोई केस नहीं है, कलिंगपोंग में अभी तक 1 ही केस है, और 24 परगना में, ये 2 जिले लगते हैं, साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना, तो नॉर्थ 24 परगना में 4 केस हैं और साउथ 24 परगना में 1 केस है। जलपाईगुड़ी में कोई केस नहीं है, मिदनीपुर में 3 केस हैं। तो जहां 3, 1, 4 की संख्या में केसेस हैं, जो अधिकतम संख्या है वो कलकत्ता में है 11, आपको उनकी बहुत चिंता सता रही है। तो दोस्तों इसके पीछे देखिए, अगर आप जो इनके IT सेल के अध्यक्ष हैं बीजेपी के अमित मालवीय, अगर आप उनके ट्वीट चेक करें तो उन्होंने बड़े जोर शोर से बंगाल सरकार के ऊपर अपने ट्वीट लिखने शुरू कर दिए। तो सरकार चाहती क्या है? सरकार का सीधा सीधा आज टारगेट है वो उन राज्यों को टारगेट, खासकर पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है और सरकार उसको लेकर अग्रेसिव रही है। ये तो हमने पिछले चुनाव में भी देखा था कि किस तरीके से जब चुनाव चल रहे थे तो कलकत्ता में किस तरीके के प्रकरण हुए थे, वो हम सब ने देखे थे, मूर्ति तोड़ने का इत्यादि इत्यादि। तो सरकार की एक सोची समझी रणनीति है कि किस तरीके से IT सेल के माध्यम से और दूसरे मीडिया के माध्यम से हमें पश्चिम बंगाल के ऊपर आक्रमणकारी नीति बनानी है। अब मैंने कहा था कि मैं अपने आज के एपिसोड में इन्हीं नीतियों के ऊपर बात करूंगा कि सरकार किस तरीके से बड़े ही साजिशन और षड्यंत्रकारी ढंग से आप लोगों के बौद्धित्व पर हमला कर रही है, आप लोगों की सोच पर हमला कर रही है। ये ऐसा आप लोगों को कराया जा रहा है, आप जो सोच रहे हैं वो आपकी अपनी सोच नहीं है, आपको सोचने पर मजबूर किया जा रहा है और उसके लिए सरकार बेहद वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करती है। और वो किस तरीके से करती है, आइए मैं आज आपको सिलसिलेवार इस यात्रा की तरफ लेके चलता हूँ। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सरकारें आखिर किस तरीके से आपकी सोच पर, आपके दिमाग पर पूरी तरीके से काबिज हैं और आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर विषय पर, किसी विशेष विषय पर आपकी विचारधारा क्या हो। ऐसा कैसे किया जाता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम वापस से चलते हैं पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये एक ये अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस, इसकी खबर है, ये खबर है 12 अप्रैल 2019 की। जो इस खबर को लिखा है वो जर्नलिस्ट हैं रवीक भट्टाचार्य जी। उनकी एक रिपोर्ट है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है, आप ध्यान से सुनिए। तो पश्चिम बंगाल के पूर्वोत्तर में एक जिला है, उसका नाम है कूच बिहार। इस जिले का जो बॉर्डर है वो असम से भी लगता है, भूटान से भी लगता है। इस छोटे से जिले में एक व्यक्ति हैं, उसका नाम है दीपक दास। इनकी उम्र है 36 साल। ये एक छोटी बेटी के पिता है, 5 वर्षीय इनकी बेटी है और एक छोटी सी दुकान चलाते हैं फार्मेसी की, ये अपने कूच बिहार जिले में। अब ये इनका दावा है कि मैं कूच बिहार जिले के IT सेल का, भाजपा के IT सेल का कन्वेयर हूँ। और ये बताते हैं कि बकायदा हावड़ा में IT सेल की ट्रेनिंग हुई थी और वहां इनको ये ट्रेंड किया गया कि किस तरीके से एक IT सेल को चलाया जाता है। और उस ट्रेनिंग में तत्कालीन जो भाजपा के अध्यक्ष थे अमित शाह जी, वो भी वहां आए थे। उन्होंने उस ट्रेनिंग में बकायदा इन लोगों को संबोधन किया था। इनको संबोधन उन्होंने कहा साइबर योद्धा कहकर, और उन्होंने इन लोगों को यह भी बताया कि क्या इनके डूज एंड डोंट्स होते हैं एज ए IT सेल एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये आगे बताते हैं कि भाई 2014 में इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, 2015 में इन्होंने अपना पहला एंड्रॉयड मोबाइल खरीदा। आज इनके पास 2 एंड्रॉयड मोबाइल हैं और वो दोनों, एक एंड्रॉयड मोबाइल से 229 ग्रुप चलाते हैं और दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल से वो 885 व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन करते हैं, यानी कि टोटल संख्या है 1114। ये एक व्यक्ति है जो एक जिले में 1114 व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन करता है और इन हर ग्रुप में मिनिमम संख्या जो लोगों की है वो 30 से लेके मैक्सिमम 250 लोगों तक की है। ये इस तरीके से 1114 ग्रुप को एक व्यक्ति वहां पर एडमिन करता है। अब ये बताते हैं कि इसके अलावा जो इनके पास ये 2 एंड्रॉयड फोन है, इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई अब हर व्यक्ति के पास आप फिजिकली जाके तो कांटेक्ट कर नहीं सकते, तो अधिक से अधिक रीच होने के लिए आपको इस तरीके से IT सेल में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप इन नए टेक्निक्स के सहारे, व्हाट्सएप के सहारे, फेसबुक के सहारे, और ये बताते हैं कि मैं फेसबुक पे भी बहुत सारे पेजेस को मैनेज करता हूँ, यहाँ का जिले का जो भाजपा का पेज है उसको मैं मैनेज करता हूँ। इसके अलावा ट्विटर पे जो ट्रेंड कराए जाते हैं
ट्रेंड चलाए जाते हैं, उसको भी ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये लोग दिखते हैं। आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हम रंगोली रनौत का उदाहरण ले लें, तो विपक्ष ने एक ट्रेंड चलाने की कोशिश करी कि, मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई रंगोली रनावत को गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट रंगोली रनावत। लेकिन उसके 5 मिनट बाद ही एक जो ट्रेंड है ट्विटर पर, वो उससे भी आगे निकल जाता है। वो ट्रेंड होता है कि भाई शाबाश रंगोली रनावत, और ये सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। अब देखिए होता क्या है, ये आईटी का दौर है, खबरें जो है वो प्रकाश की गति से चल रही है। आप समझिए कि दिल्ली में आईटी सेल पे बैठा हुआ एक आदमी एक मैसेज को इस पूरी आईटी सेल के लिए भेजता है, और लगभग 10 मिनट में ये मैसेज कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके असम तक ये मैसेज वायरल हो जाते हैं। तो आगे जो दीपक दास बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास, मैं एक एडमिन की तरह काम करता हूं और मेरे अंडर में 40 लोग और हैं जो इसी तरीके से आईटी सेल्स को चलाते हैं। वो 40 लोगों की टीम के पास डीएसएलआर कैमरा भी रहते हैं, और ये लोग समय समय पर अपने डिस्ट्रिक्ट के पढ़े लिखे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, या जितने भी डिग्निफाइड लोग हैं, उनसे जाके मिलते हैं, बाकायदा ये परिचर्चाएं करते हैं। और ये आगे बताते हैं कि जब बालाकोट पर जो स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, उस समय ये बताते हैं कि हम लोगों ने 24 घंटे बैठ 24 घंटे जाग कर ये मैसेज को पूरी तरीके से वायरल किया और लोगों तक पहुंचाया कि भाई देखो यार। तो आप समझिए मैं आपको क्या उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप कल्पना करिए इस तरीके के आईटी सेल, अगर देश में 720 डिस्ट्रिक्ट, देश में अगर इस तरीके के आईटी सेल है और हर आईटी सेल के नीचे अगर 40 लोगों की टीम काम कर रही है, तो यकीन मानिए करीब 90 से 100 करोड़ लोगों तक इस आईटी सेल की पहुंच है। क्योंकि जो मुख्य आईटी सेल बीजेपी का बैठता है वह महानगरों में बैठता है, और वो पूरी तरीके से बहुत प्रशिक्षित आईटी प्रोफेशनल होते हैं। वो फोटोशॉप और हर तरीके से मीम्स बनाने में, किसी भी पिक्चर को डाइवर्ट करने में, और किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ को बढ़ाने में, चढ़ाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये खबर आने के 5 मिनट के अंदर अंदर ये इन चीज़ों को वायरल करा देते हैं, और आदेश कहाँ से होता है ये आप सब लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके का जब ऑर्गेनाइजेशन, ये आगे बताते हैं दीपक दास कि मुझे अभी एक 6 महीने पहले भाजपा ने 10,000 का एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीद के दिया, उन्होंने एक पोर्टेबल चार्जर भी खरीद के दिया। अब जाहिर है जो व्यक्ति अगर पूरा दिन इसी मोबाइल की मैनेजमेंट में लगा हुआ है तो उसको तो चार्जर की जरूरत पड़ने वाली है। फिर ये आगे बताते हैं कि भाई इनके पास एक तीसरा मोबाइल भी है, तो वो उन्होंने खाली बात करने के लिए रखा हुआ है। तो आप इस मैनेजमेंट को समझिए, आप इस आईटी सेल के काम करने के तरीकों को समझिए, और ये किस तरीके से इस तंत्र को आपके गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया गया, आप उसकी थोड़ी कल्पना करिए। मैं तो एक छोटे से, जिसका आपने शायद नाम भी ना सुनो, कूच बिहार, अगर आप उसके बारे में आप गूगल करके देखेंगे तो उसका कहीं नाम भी नहीं सुना होगा। आप उस जिले के मैं बात कर रहा हूं। तो इस देश की परिस्थितियां क्या होंगी, आईटी सेल सब पेड है, इसको किस तरीके से चलाया जा रहा हो, किस तरीके से मैनेज कर, ये दीपक दास बताते हैं कि भाई मेरे यात्राओं का खर्चा भी भाजपा सेल लेता है। तो आप स्थिति को समझिए। अब देखिए आईटी सेल तो जो है वो है ही है। जो भाजपा का मुख्य आईटी सेल है, मैंने बताया कि अमित मालवीय का मैंने एग्जांपल दिया, इस तरीके से इनके हर बड़े बड़े जितने भी महानगर हैं वहां पर बड़े बड़े आईटी सेल के पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं। जो मेन एडमिन है वो किसी एक पर्टिकुलर खबर को सत्ता के इशारा मिलते ही उठाते हैं। आप देखिए, आप जब सुबह सुबह आप चल के अपनी व्हाट्सएप पोस्ट खोलते हैं तो आपको किसी बड़ी पौराणिक कथा की एक कहानी मिलती है, और उस कहानी के माध्यम से आपकी विचारधारा को बदल दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि भाई ऐसा है तो इस काम को हम ऐसा क्यों ना करें। अच्छा देखिए, सरकार ये बड़ा आसान सा बात है, ये आप भी समझ सकते हैं। सरकार को अच्छे से मालूम है इस देश की 135 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से अगर हम 30 करोड़ लोगों को निकाल दें तो 105 करोड़ लोग एक मेजोरिटी से आते हैं। सरकार सीधा सीधा उस मेजोरिटी वोट बैंक को टारगेट करता है। सरकार को पता है कि अगर मैं लोगों तक रीच, आपको क्या लगता है कि ये जो इतने सस्ते फोन आए, एंड्रॉयड फोन, और जो रिलायंस को लाया गया इतनी पूरी, तो ये एक तरीके से ना सिम्बियोसिस रिलेशनशिप है। सिम्बियोसिस रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि एक जंगल में एक गैंडा घूम रहा है, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया उस गैंडे के खाल में से कुछ कीड़े निकाल के खाती रहती है। तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, मतलब गैंडे को भी सुकून मिल रहा है कि चलो मेरे कीड़े जा रहे हैं, और चिड़िया को अपना खाना मिल रहा है। यही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप सरकार और कॉर्पोरेट्स के बीच में होता है। कॉर्पोरेट्स को सरकार बहुत सारी फैसिलिटीज देती हैं, उसके एवज में कॉर्पोरेट सरकार को दान देते हैं, और इस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। इस तरीके से इन आईटी सेल्स को चलाया जाता है। अब इसमें टेक्निक कहाँ काम करती है, आइए हम सिलसिलेवार तरीके से
इन टेक्निक्स को समझते हैं कि किस तरीके से, देखिए ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है पूरी तरीके से, आपके दिमागों पर जिस तरीके से कब्जा किया गया है, ये एक पूरी तरीके से वैज्ञानिक और पूरी तरीके से सिद्ध तरीके हैं। इन्हीं तरीकों को दुनिया भर का कॉर्पोरेट लोगों के दिमाग में अपनी चीजों को बेचने के लिए इस्तेमाल करता है, और इन्हीं चीजों को ये जो सत्ता के आईटी सेल्स हैं वो आपके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, मैं उन सारी टेक्निक्स का आज धीरे धीरे एक एक करके आपके सामने खुलासा करता हूं। मैं 5 टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा, आप उनके सहारे से समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आपकी सोच पर, आपके दिमाग पर सत्ता काबिज हो जाती है। तो पहली जो टेक्निक है दोस्तों, उस टेक्निक को हम कहते हैं प्राइमिंग टेक्निक, इसको हम प्राइमेसी इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये प्राइमिंग टेक्निक क्या होती है, उसका एक उदाहरण आप समझिए कि आपको 10 या 15 अलग अलग टॉपिक्स पे एक जगह बिठाकर फोटो दिखाई जाती है। जैसे कि आप कहीं घूमने गए, किसी तीर्थ स्थल की, किसी पर्यटन स्थल की फोटो दिखा दी गई, किसी रेस्टोरेंट की फोटो दिखा दी गई, किसी भीड़ की फोटो दिखा दी गई, और उन फोटो दिखाने के बाद जब जो व्यक्ति आपको फोटो दिखा रहा है वो आपसे पूछता है कि आप कौन सी ड्रिंक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो जो 10-15 फोटो देखी उसके तुरंत बाद आपका जो उत्तर निकलता है वो निकलता है कोको कोला। तो आपको लगता है कि भाई आप नहीं, ये कोको कोला तो आपकी ये कॉन्शियस से निकल कर आ रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है, अब आप देखिए। सच्चाई ये है कि जो 10 या 15 तस्वीरें आपको दिखाई गई, उस हर तस्वीर में कहीं ना कहीं कोको कोला की फोटो बनी हुई थी। तो आपका कॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता है कि आपके आंसर को किस व्यक्ति ने एक टेक्निक, एक पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको ये बाध्य किया है, आपकी सोच को बदल दिया। आपको हो सकता है आपको दूध बहुत पसंद हो सकता है आपको संतरे का जूस बहुत पसंद हो, लेकिन उस वक्त जो आपका उत्तर निकला वो निकला कोको कोला, क्योंकि जो तस्वीरों में दिखाया जा रहा था बार बार, वो हर तस्वीर में कहीं ना कहीं कोको कोला की एक फोटो थी। आपके सब कॉन्शियस माइंड ने उस फोटो को ही समझा। इसको हम बोलते हैं प्राइमिंग इफेक्ट या प्राइमेसी टेक्निक। अब इस टेक्निक का आप उदाहरण देख लीजिए। ये जितने भी आप देखिए, कोई भी बड़ी रिपोर्टर जब कोई रिपोर्ट दिखा रहे होते हैं, ये प्राइम टाइम के अलावा जो आप देखिए जितने चैनल हैं हमारे, तो वहां जब डिबेटर्स को बुलाते हैं, 2 डिबेट चल रही होंगी, उनका कुछ भी मैटर हो, वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट कर रहे हो, तो वो दोनों तस्वीरें जो इस तरीके की तस्वीरें होंगी, और ये बीच का जो गैप होगा वहां पर आपको मोदी जी को दिखाया जा रहा होगा, योगी जी को दिखाया जा रहा होगा, जिसका कोई भी उस डिबेट से संबंध नहीं होगा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से ये चीजें ठूसी जा रही हैं। आप देखिए कि इस देश में तो बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, किसकी तस्वीर आपको दिखाई जाती है? क्या और इस देश में कोई और दूसरे नेता नहीं है जिनकी तस्वीरों को बार बार आपके माइंड पर टारगेट करके दिखाया जा रहा है? तो इसको हम बोलते हैं प्राइमिंग टेक्निक, और ये पूरा मीडिया इस चीज को अपनाए हुए है। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से हर बार एक ही टॉपिक को टारगेट करके आप तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्राइमिंग टेक्निक के इस्तेमाल से सरकार आपको ये सोचने पर बाध्य कर देती है कि आपका फेवरेट कौन है। तो दोस्तों इसके जो दूसरी टेक्निक आती है उसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट फैलेसी। देखिए, इस एक्सपर्ट फैलेसी को आप एक एक्सपेरिमेंट के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है कि एक ऑडिटोरियम में विशेषज्ञों की एक पूरी खचाखच भरी हुई टीम बैठी हुई, सब स्कॉलर्स हैं, सब अपने अपने फील्ड में स्कॉलर्स हैं। तो उनकी एक पूरी टीम, वो ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है, एक भी कुर्सी खाली नहीं। अब एक व्यक्ति आता है जो अनाउंसर है, एंकर है, वो इन लोगों को बताता है कि भाई फलाने विषय पर हमारे फलाने एक्सपर्ट आएंगे और आपको संबोधित करेंगे, आप उनको ध्यान से सुनिए। अब वहां पर एक टीवी कलाकार खड़ा कर दिया जाता है, और वो टीवी कलाकार बोलना शुरू करता है। पहले तो वो टॉपिक से रिलेटेड अपनी बात शुरू करता है, पहले 10-15 मिनट। उसके बाद वो कुछ भी बोलता है, मतलब कुछ भी सब्जेक्ट उठा के कि मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा, वो कुछ भी बोलता रहता है, और भीड़ एक दूसरे का मुंह ताक रही है। लेकिन अब आगे का बात सुनिए। अब होता क्या है कि उसी ऑडिटोरियम की भीड़ में से, ये सब एक्सपर्ट लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब स्कॉलर्स हैं, लेकिन होता क्या है कि उसी में से किसी कोने से एक व्यक्ति खड़ा होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। अब उसको तालियां बजाते हुए देखकर पूरी भीड़ धीरे धीरे, पूरे ऑडिटोरियम में ये सारे पढ़े लिखे लोग धीरे धीरे खड़े होने लगते हैं, जबकि वो मूर्ख व्यक्ति जिसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, जो कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो सिर्फ एक सिंपल कलाकार है, वो उस ऑडिटोरियम में बोल रहा है और सारी भीड़ खड़े होकर तालियां बजा रही है। अब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि एक ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, एक नेता का नाम पूरी भीड़ जोर जोर से ले रही है, और वह व्यक्ति किस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है वो आप सब लोग समझ जाइए। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट फैलेसी। इसका यूज कॉर्पोरेट जगत तो करता ही है। आज की डेट में हमारा
जो सरकारें हैं, सत्ताधारी हैं, ये लोग भी इस टेक्निक का जमकर प्रयोग कर रहे हैं। आपने इसका लाइव एग्जाम्पल हर जगह देखा है। फिर जो तीसरी टेक्निक आती है इसी सिलसिले में, उसको हम बोलते हैं परसेप्शन स्पेशलिस्ट। परसेप्शन यानी कि किसी चीज़ के बारे में आपकी कोई पर्टिकुलर विशेष विचारधारा, सोच। तो ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं मित्रों, ये बड़े इफेक्ट डालते हैं, आपकी सोच को बदलने की बड़ी ताकत होती है इनमें। कैसे होती है देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक मॉल में कोई व्यक्ति, अब साधारण सा व्यक्ति है, वो आपके पास आता है और बताता है यार सरकार ने ना सबकी जो पेंशन है ना वो 2% बढ़ा दी मंथली। तो आप, वो साधारण सा व्यक्ति, आप देखते हैं उसकी बात सुनते हैं, कहते हैं यार कुछ भी, मतलब आप कुछ भी बोलोगे हम मान लेंगे। आप उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। लेकिन उसी मॉल में किसी दिन यदि आपके सामने एक बड़ा पढ़ा लिखा वेल सूटेड व्यक्ति, एकदम रिपोर्टर के, एक जर्नलिस्ट के तरीके से सामने आता है, वह पूरी तरीके से माइक से इक्विप्ड है, उसके साथ एक बाकायदा कैमरामैन है, और उसको देख के आप कह नहीं सकते, वो आपको लगेगा कि ये किसी चैनल का रिपोर्टर है। वो व्यक्ति आकर आपको यही खबर बताता है कि भाई सरकार ने 2% आपकी पेंशन बढ़ा दी, आपका इस पर क्या विचार है। आप तुरंत अपने विचार उसके सामने रखना शुरू कर देते हैं। अब आपका परसेप्शन ये बन गया है कि ये व्यक्ति अगर ये बोल रहा है तो ये ठीक बोल रहा होगा। तो ये परसेप्शन स्पेशलिस्ट है, ये आपकी सोच को मजबूर करते हैं कि एक पर्टिकुलर, एक विशेष बात को लेकर आपकी सोच क्या हो, आप किस तरीके से उस बात को देखें। वो घटना सच्ची है, झूठी है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके मस्तिष्क में उस व्यक्ति की छवि ने, आप उस व्यक्ति को देखकर ये मानने पर मजबूर हैं कि हाँ ये जो बोल रहा होगा ये सही होगा। तो यही टेक्निक अब आप देख लीजिए कि जितने भी ये स्टूडियो में, चमचमाते स्टूडियो में जो ये प्रोग्राम और डिबेट्स चलाए जाते हैं, उनके टॉपिक्स क्या होते हैं, उनमें जो एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं वो कहाँ के, अरे मैं कहता हूँ आप साधारण व्यक्ति को वहाँ पर बुला के लेके जाइए। हमारे और आपके बीच में से किसी व्यक्ति को आप एक्सपर्ट बना के क्यों नहीं, एक्सपर्ट पैनल में हम जैसे लोगों को बुलाइए, आप डिबेट कराइए, हम भारत की आत्मा की बात वहाँ पर आपको करके दिखाएंगे। लेकिन वहाँ जो एक्सपर्ट हैं वो किस फील्ड के, वो एक आपको बता दिया गया है, वो परसेप्शन स्पेशलिस्ट हैं, वो आपकी परसेप्शन को ड्राइव कर रहे हैं, वो आपकी परसेप्शन को तय कर रहे हैं कि आपको सोचना है। ये सारा खेल आपके सामने हो रहा है, पिछले 6 सालों से हो रहा है। इसके आगे जो एक टेक्निक है जिसका उपयोग ये सारे संस्थान और सरकारें कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं इल्यूजन। अब इल्यूजन तो आप समझते ही हैं। इल्यूजन आप सिंपल सा देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ले लीजिए, या आप टीवी का एग्जांपल देख लीजिए। आप अपने घर में टीवी देख रहे हैं, और अब टीवी देखते हुए आप लाइट बंद कर दीजिए और आंख अपनी थोड़ी देर बंद करने के बाद उसको खोलिए। आपको दीवार के ऊपर, जो ब्लैक दीवार होगी उसके ऊपर वही टीवी की एक लाइट करती हुई स्क्रीन दिखाई देगी। ये एक तरीके का इल्यूजन है। आप किसी फोटो में, अच्छा आप बचपन में एक याद करिए कि बचपन में एक तस्वीर हम सब लोगों ने देखी है कि मतलब उसको हम जब पलटते थे तो वो सरदार जी बन जाता था, इधर पलटते थे तो वो ब्राह्मण बन जाता था, उल्टा सीधा। तो वो भी एक इल्यूजन था। अब आपको हमें दाढ़ी वाले व्यक्ति को दिखाना है या हमें एक गंजे ब्राह्मण को दिखाना है, ये उस तस्वीर को सिर्फ अलट पलट कर हम साबित कर सकते थे। ये एक इल्यूजन होता है। इल्यूजन देखिए, जब एक कोई ये जो जादूगर ये एक जमूरा लेके आता है आपकी गलियों में, वो डुगडुगी बजाता है, तो वो डुगडुगी बजाते वक्त जिस तरीके की बातें करता है, जिस तरीके से अपनी बातें, वो दरअसल वो आपको एक इल्यूजन की तरफ लेके जा रहा है। आपको नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, और थोड़ी देर में वो जीभ कटी हुई और खून निकाल के आपको दिखा देगा। तो इस तरीके से ये एक इल्यूजन आपको क्रिएट किया जाता है। इसका लाइव एग्जाम्पल जो है आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई जैसे सरकार ने अभी करना शुरू करा कि हमारे यहाँ तो जो डबलिंग रेट है वो बड़ा कम है। ये एक इल्यूजन है। आप देखिए, वास्तविकता तो ये है कि हमारे यहाँ भी लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वास्तविकता तो ये है कि टेस्ट हमारे यहाँ कम हो रहे हैं। हमारे हर राज्य में, अब दिल्ली की ये स्थिति है कि वहाँ तो एक मरीज ने साफ लाइव आके बोला कि मैं चाहता हूँ मेरे पूरे परिवार के टेस्ट कर ली जाए, लेकिन सरकार साफ मना कर देती है, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। आपने एमपी में पिछले दिनों वीडियो देखा होगा, एक डॉक्टर कपल, उनके पति बीमार थे, वो डॉक्टर साहिबा हैं, वो अपने पति को हर अस्पताल में लेके गई है। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। आपको जो बताया जा रहा है कि डबलिंग हमारे यहाँ बड़ी स्लो रेट है डबलिंग का, लेकिन वास्तविकता से आपको मोड़ा जा रहा है। तो ये एक इल्यूजन है। आपको इसी तरीके से इल्यूजन में फंसा के रखा गया है। जो वास्तविकता है, वास्तविकता ये है कि इस देश में बेरोजगारी है, इस देश का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से फेलियर है, इस देश में शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा माफिया खड़ा हुआ है, इस देश में गरीबों के हालात बहुत खराब हैं। वास्तविकता ये है, लेकिन आपको इल्यूजन क्या है? आपको दिखाया जाता है बुलेट ट्रेन, आपको दिखाया जाता है स्मार्ट सिटी, आपको पता नहीं क्या मतलब ये एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करके रखा गया है जहां आपको वास्तविकता पता ही नहीं है। तो खैर, जो इसमें मैं अंतिम जो बात आपको बता रहा हूं, वो जो टेक्निक है जिसका ये सारा कॉर्पोरेट
और अब सरकारें आपके सामने यूज़ कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं डेफ्लेक्शन इफेक्ट या डेफ्लेक्शन टेक्निक। ये टेक्निक जो होती है, इसमें क्या होता है, आपके विचारधारा को डिफ्लेक्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर सोच आप में जगाने के लिए बहुत सारे संसाधनों का यूज़ किया जाता है। वो आईटी सेल कर रहा है। आप देखिए कि हर रोज हजारों तरीके के, अब आप अगर सिलसिलेवार तरीके से आप पिछले 6 दिन की बात करें, एक विशेष जाति और धर्म को, एक विशेष तबके को उठाकर जिस तरीके से वीडियोस और वायरल खबरें चलाई जाती हैं, वो ये संसाधन है। वही मैंने आपको एग्जांपल बताया कि दिल्ली के किसी रूम में बैठा हुआ आईटी सेल उसको तैयार करता है और 10 मिनट के अंदर अंदर वो पूरे देश में वायरल खबर फैला दी जाती है। तो ये इन संसाधनों का यूज़ करके आपको रोज इस तरीके की पोस्ट दिखानी है, इस तरीके के फोटो दिखाने हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक देखा कि एक अंगद के बड़े भाई सुग्रीव का एक प्रसंग चल रहा है। सुग्रीव श्री राम भगवान से कह रहे हैं कि भगवान एक राजा को कैसा होना चाहिए, और इस वीडियो के नीचे 2 फोटो बनी हुई हैं, एक मोदी जी की है और एक तरफ योगी जी की है। अब सुग्रीव जी जब श्री राम से ये पूछ रहे हैं कि भगवान एक राजा को कैसा होना चाहिए, सन्यासी भी क्या राजा हो सकता है, मैं तो सन्यासी हूँ, तो श्री राम वहां पर क्या बोल रहे हैं कि सन्यासी भी तो राजा हो सकता है। दरअसल एक सन्यासी ही अच्छा राजा हो सकता है। ऐसा वीडियो ऊपर चल रहा है और नीचे 2 फोटो बने हुए हैं। तो ये एक डिफ्लेक्शन टेक्निक है। आपके माइंड को डिफ्लेक्ट किया जा रहा है, आपके माइंड पर यह बताया जा रहा है कि भाई जब स्वयं श्री राम बोल रहे हैं कि सन्यासी राजा हो सकता है, और वो सन्यासी कौन है जो राजा हो सकते हैं, वो 2 तस्वीरें भी आपके सामने स्क्रीन पर। तो ये सब आईटी सेल करता है, ये आपको डिफ्लेक्शन की कोशिश की जाती है। हालांकि वो लोग, अब देखिए, अगर आप इस तरीके को पढ़े लिखे व्यक्ति के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो जो दुनिया के सबसे गंभीरतम विशेषज्ञ हैं, जो साइंस कहता है, वो कहता है कि भाई जिस व्यक्ति ने परिवार नहीं देखा, जिसने दुनियादारी नहीं समझी, ऐसा व्यक्ति तो कभी राज्य संभाल ही नहीं सकता है। उस व्यक्ति को जिसने एक प्यार का एहसास नहीं देखा, जिसने एक मासूम बच्चे को रोते हुए नहीं देखा, एक मासूम बच्चे का दर्द नहीं समझा, जो अपने परिवार में रहकर अपने माँ बाप के इमोशंस को नहीं समझता, वो व्यक्ति देश के इमोशन को कैसे समझेगा। तो विशेषज्ञ तो ये मानते हैं, लेकिन आपको डिफ्लेक्ट कहाँ किया जा रहा है, आपको क्या टेक्निक दिखाकर डिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो ये सब चल रहा है। ये सब वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध, प्रूव्ड तरीके हैं, जिससे ये आपकी सोच पर इस देश की सरकारों ने कब्जा कर रखा है। देखिए, आपको दोस्तों मैं बता दूं, आप एक चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने वाले आप हैं। हम लोग सिर्फ आपको सच्चाई बता सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, हम उसके लिए आपको पूरा का पूरा तर्क आपके सामने ला सकते हैं। लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ना, इस सोच से बाहर निकलना कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर आपको ईश्वर बनाकर पेश किया जा रहा है, उसके पीछे के कारण आपको सोचना है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ये आपके विवेक के ऊपर आधारित है। आपको ये चक्रव्यूह खुद तोड़ना होगा, आपको सरकार से सही प्रश्न पूछने होंगे, आपको ये समझना होगा कि आज कोरोना की इस अवस्था में हमारे यहाँ टेस्टिंग टेक्निक हमारे देश में खुद क्यों नहीं डेवलप। जब हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन रहे हैं, ठीक है, आप चाइना के ऊपर ही क्यों डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ देखिए, विज्ञान हमारे यहाँ का बहुत, भारत वैज्ञानिक तरीके से अगर भारत को देखा जाए तो बहुत रिच देश है। आप तो दुनिया भर के, मतलब आप तो जगत ज्ञानी बनने वाले थे। तो ये बातें मैं फिर अपने अगले एपिसोड में भी करने वाला हूँ कि सरकार कहाँ पर फेल हुई है और क्या करना चाहिए। तो आज जो ये परिचर्चा थी, हमने दीपक दास के माध्यम से समझा, जो कूच बिहार जिले में भाजपा के आईटी सेल कन्वेयर थे। इस तरीके से आईटी सेल पूरे देश में हर जगह पर जिलेवार, बस्तियों तक, गांव-गांव तक आपके दिमागों पर कब्जा करके चल रहा है। आप इस चीज़ को समझिए और इन चीज़ों से बचने की कोशिश करिए। अगर आप भी इसी तरीके से किसी व्हाट्सएप ग्रुप का या किसी फेसबुक ग्रुप का, आपने फेसबुक पर वो निशा जिंदल देख लिए, इस तरीके से निशा जिंदल, पता नहीं कितने हजारों की संख्या में निशा जिंदल यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि रवि पुजार हैं और एक सुंदर सा चेहरा लगा के आपके सामने 10-10 हज़ार फॉलोअर्स हैं उनके। हम लोग इतनी, मतलब मैं फेसबुक पर देखता हूँ, इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं और क्या बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं वो, मतलब बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही तार्किक लिखते हैं। उनके इतने फॉलोअर्स नहीं होते हैं, उनके इससे आधे फॉलोअर्स भी नहीं होते हैं। और इस व्यक्ति ने एक लड़की का सुंदर सा निशा जिंदल के नाम से एक चेहरा लगा लिया और उसके 10,000 फॉलोअर हैं, और वो दिन रात धार्मिक वैमनस्य
और हर तरीके का मतलब जितना भी बेकार मटेरियल है, जितना भी आपके दिमाग में जहर नफरत का भरा जा सकता है, वो व्यक्ति भर रहा था। और इस तरीके से बहुत से लोग, आपको इस आईटी सेल से खुद को बचाना है। अगर इस देश से आपको प्यार है, मैं बार बार बोलता आया हूँ, इस मुख्य मीडिया के जंजाल से निकलिए। आज अंजना ओम कश्यप के 6 बजे हल्ला बोल के प्रोग्राम का टाइटल क्या था, आप देखिए। उसका टाइटल है कोरोना में भी लड़बो रे। मतलब आप समझ लीजिए, कोरोना में भी लड़बो रे। और वो सीधा सीधा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के ऊपर टारगेट कर रही थी। तो वहां से एक टुकड़ा गिराया गया और यहाँ से उस टुकड़े को बटोरने के लिए पूरा का पूरा मीडिया तंत्र लग जाता है। ये इस देश के हालात हैं। मुख्य मीडिया की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। आप उस शब्द को समझ जाइए जो मैं बोल नहीं रहा हूँ यहाँ पर। उन लोगों से भी इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मुख्य मीडिया आपके दिलों में, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ झूठ, प्रपंच और जहर बो रहा है। आप इससे बचिए। इस देश से प्यार है तो आप सवाल पूछना शुरू करिए। आप ये पूछिए कि इस कोरोना के दौर से हमें, हमारे बच्चों को किस तरीके से निकाला जाएगा। हमारे आगे आने वाले समय में, भविष्य में हमारे को किस तरीके से इस समस्या से निपटारा दे के सरकार आर्थिक सुधार क्या लाएगी। आप ये सब सवाल पूछना सरकार से शुरू करिए। ये बुलेट ट्रेन और ये स्मार्ट सिटी के इल्यूजन में मत फंसिए। तो दोस्तों, ये तो बात थी आईटी सेल की। अब चलते चलते हम पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आज की जो पॉजिटिव न्यूज़ है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, उन्होंने एक भारतीय मूल के हमारे नागरिक हैं, उनका नाम है सुदर्शनम बाबू। इन्हें जो अमेरिका की जो सबसे सर्वोच्च विज्ञान बोर्ड होता है उसका सदस्य बनाया है। ये जो सुदर्शनम बाबू हैं, ये चेन्नई के जो कोयम्बटूर के कॉलेज पीएसजी कॉलेज से पढ़े हुए हैं और इन्होंने आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएशन किया है और इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी की है। दोस्तों, ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल मटेरियोलॉजी और कंप्यूटेशनल मटेरियल मॉडलिंग में 21 साल का अनुभव रखते हैं और वहाँ के शीर्षस्थ वैज्ञानिकों में से, अनुभवी वैज्ञानिकों में से इनकी गिनती होती है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। कम से कम हमारी मिट्टी का, हमारे देश का एक ऐसा वैज्ञानिक है जो आज विश्व शक्ति, दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति के शीर्षतम वैज्ञानिक संस्था का सदस्य चुना गया है। दूसरी जो पॉजिटिव खबर है, इसमें पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक वायरल खबर थी, अफवाह थी कि भाई जितने भी केंद्रीय सरकार में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके पेंशन में कटौती कर देगी केंद्र सरकार, और रेलवे कर्मचारी जितने भी हैं उनकी तनख्वाह में भी कटौती कर देगी। हालांकि सरकार ने स्वयं सामने आकर इस बात का खंडन किया है। सरकार ने बताया है कि ना तो हम रेलवे कर्मचारियों को तनख्वाह में कोई किसी प्रकार की कटौती करने वाले हैं, ना हम केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन में किसी प्रकार की कटौती करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। उन लोगों को खुश हो जाना चाहिए जो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं जो रेलवे विभाग में काम कर रहे हैं। लेकिन बाकियों का क्या, और मजदूरों के बारे में कब कौन बात करेगा, वो सरकार जाने। फिर हम आते हैं, एक एक्ट्रेस हैं, उनका नाम है जया भट्टाचार्य। इन्होंने ये जो एक्ट्रेस थी, ये रोज सुबह उठ के रोज दिन में 3-4 बार बाहर जाती हैं, गरीब लोगों को खाना देती हैं। यहाँ तक कि जो पशु, जो डॉग्स वगैरह या काउज हैं या दूसरे पशु हैं जो सड़कों पर हैं, उन सबको ये जो एक्ट्रेस हैं ये खाना डेली सुबह से लेकर शाम तक 3-4 बार प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब भी मैं वहाँ जाती थी और इसलिए तो मेरी सोसाइटी के लोग भी ये कहते थे कि भाई आपको सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे हर बार, जितनी बार मैं बाहर जाती थी, मुझे अपने बाल धोने पड़ते थे। बहुत सुंदर लंबे अच्छे बाल थे इनके। दोस्तों, इन्होंने अपने बाल कटवा दिए, ये पूरी तरीके से बॉल्ड हो गई। इन्होंने बताया कि मैं अपने काम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप करना चाहूँगी। मैं रोज़ अगर पहले 4 बार जाती तो आप उससे भी अधिक जाकर और खुलकर उन लोगों की सहायता कर पाऊँगी। अगर ये बाल मेरे अच्छे काम करने के आड़े आते हैं तो मुझे इस बालों से कोई मोह नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है, यह एक बहुत अच्छी सोच है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में एक कर्मचारी हैं, वो 8 महीने से गर्भवती हैं, लेकिन वह आज भी अपनी ड्यूटी को एक स्वस्थ जहाँ एक हॉस्पिटल में बैठकर अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं। तो ऐसे लोगों को सलाम, ऐसे लोगों को हमेशा हमें सैल्यूट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज के संजीव की समीक्षा। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक ले जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
शुक्रिया।